आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। सर, आपने बहुत सारे गढ़वाली गाने गाए हैं, तो कोई एक गढ़वाली गाने की 2 लाइन हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने लिखे हुए तो मैं गढ़वाली गानों में संगीत तो बहुत सारे गानों में दिया, लेकिन मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि जहाँ मैंने गुनगुनाने की अगर कोशिश की है तो नेगी जी के गीतों को गुनगुनाने की कोशिश करी है, जो गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिन जरा सी माया मेरी, दिन जरा सी माया मेरी, लोके नी जानी ढके नी जानी, सच बुदन अनानुमा माया नीलाणी, कभी माया नीलाणी, दिन जरा सी माया मेरी। सर, आपके संगीत के सफर में काफी उतार चढ़ाव आए हो, कोई ऐसा मूवमेंट जिसने आपको तोड़ा भी हो और जिसने आपको आगे बढ़ाया भी हो? जी हाँ, मुझे याद है। देखिए, नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के जाने माने कलाकार और उत्तराखंड के रत्न अमित वी कपूर जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। थैंक यू सो मच उत्तराखंड खबर और प्रियंका रावत जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। सर, आपके संगीत की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं आपके बचपन की। आपका बचपन कैसा था और आपका बचपन कहाँ बीता? देखिए, मेरा जन्म देहरादून में ही हुआ है और मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत था। उस वक्त ना तो मोबाइल था और ना इंटरनेट था। हम सब लोग बच्चे आपस में बहुत कनेक्टेड रहते थे, अपनी नानी दादी के यहाँ जाया करते थे और जो भी ऑर्गेनिक गेम्स होते थे वो हम लोग खेलते थे और हम लोगों ने अपना बचपन बहुत एंजॉय किया। हमने पेड़ों से अमरूद तोड़ के भी खाए, कच्चे आम भी खाए, कभी कभी डांट भी खाई, मार भी खाई। दैट वाज एक्सीलेंट बचपन मैंने गुजारा है और शायद आजकल थोड़ा सा वो चीज़ें कम हो रही है, बट आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल माय यंगर डेज। फिर आते हैं हम आपके संगीत के सफ़र में। संगीत की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? प्रियंका जी, मेरी शुरुआत देहरादून से हुई है। मैं देहरादून में हमारा घर था, तो घर के पास में कुछ लोग बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करते थे। तो मैं क्लास 5 में रहूँगा, 5वीं क्लास में, तो मैं उनके संगीत को सुना करता था, तो मैं बड़ा इंस्पायर रहता था म्यूज़िक से। तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे संगीत में आने का मौका मिला। मैं उस बैंड के सामने जहाँ प्रैक्टिस करते थे, मैं वहाँ चला जाता था और वहाँ खड़ा रहता था। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे गिटार सीखना है, तो मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले जिन्होंने मुझे बेसिक गिटार की ट्रेनिंग दी और वो सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। तो शुरुआती माहौल तो ऐसा ही था। वो एक बहुत अलग टाइम था। गिटार ख़रीदना या म्यूज़िक में आना बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट भी नहीं करते थे और बड़ा नेगेटिव वो आते थे व्यूज़ की, भाई पढ़ाई कर लो और म्यूज़िक में क्या रखा है, कैसे कैसे। तो चलते चलते थोड़ा सा सीखा हमने, फिर प्ले करना शुरू किया म्यूज़िक। पेरेंट्स का सपोर्ट कितना था इसमें? देखिए मैडम, उस वक्त पेरेंट्स थोड़े से आजकल की तरह खुले दिमाग या खुले विचारों के नहीं होते थे। उनके लिए स्टडी करना और जो बेसिक चीज़ें वही ज़रूरी होती थी। म्यूज़िक, वो कहते थे कि म्यूज़िक को हॉबी रखो, आधा घंटा बजाओ या कुछ भी करो, लेकिन हम लोग मानने वालों में से नहीं थे। तो पेरेंट्स का शुरुआत में बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। मतलब म्यूज़िक बजाने के टाइम पर हमारे को मतलब पनिशमेंट मिलती थी कि आप म्यूज़िक बजाओगे तो ये मिलेगा। फिर करते कराते छुप छुप के हमने म्यूज़िक बजाया, गिटार सीखा। तो जब मैं परफॉर्म करने लगा, आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन 90 आई सपोज। 90 में जब मैंने पहला शो किया अपना, तो ये पवेलियन ग्राउंड उस टाइम नया नया शुरू हुआ था। तो हमने थोड़े से स्कूल का कुछ पार्टी वार्टी करके वहाँ प्ले करना शुरू किया। तो वो शो हुआ, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे मिले, 20-22 रुपये से हमारी स्टार्टिंग हुई। तो वो पैसे आते रहे और अपने, जिसे कहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो गए हम लोग। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तभी भी नहीं मिला। फिर भी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती थी उससे, क्योंकि हम लोग दिन भर म्यूज़िक में रहते थे।
फिर एक दो बार हमने कुछ शोज़ करे जिसमें मेरा नाम अखबार में आया, न्यूज़पेपर में, कि अमित ने अपने संगीत से और लोगों का दिल जीता और ये करा। तो मुझे याद है मेरे पिताजी वो कटिंग लेकर आए और सब लोगों को दिखाया, और तब से मेरे फादर का टुवर्ड्स माय म्यूज़िक वो सब थोड़ा आईक्यू चेंज हो गया। फिर वहाँ से मेरा एक प्रोफेशनली जीवन स्टार्ट हुआ इसमें करियर। तो वो ग्रेजुअली चलता रहा, पर टाइम आज के जैसा नहीं था, बहुत मुश्किल समय था। पहले टीचर्स नहीं मिलते थे, पहले यूट्यूब नहीं था, ना इंटरनेट था। आपको पर्सनली जाके सीखनी पड़ती थी चीज़ों को, और पर्सनली बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो कोई ज़रिया नहीं था हम लोगों के पास। तो फिर भी धीरे धीरे हो गया, आज हम बैठे हैं यहाँ बात कर रहे हैं। जी सर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी संगीत की? देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने सवाल पूछा। देखिए, प्रियंका जी, एक्चुअली म्यूज़िक जो है वो हम लोगों के सराउंडिंग ही होता है। अगर मैं वैसे बात करूं तो हवा चलती है, उसमें भी एक म्यूज़िक है, हर जगह म्यूज़िक होता है। बट ये है कि हम लोगों को उसको महसूस करना और सुनना पड़ता है, तो वो अपने आप आपका फेवरेट हो जाता है। और सेकेंडरी क्या था कि उस वक्त 87 और 88 के समय में चित्रहार आया करता था हर फ्राइडे को, तो उसमें गाना आता था कर्ज का, एक हसीना थी एक दीवाना था, ऋषि कपूर साहब का। तो वो गाना मुझे बहुत ही पसंद था, और मैं उसकी गिटारिंग का फ़ैन था कि मुझे ऐसा गिटार बजाना है। तो बस वहीं से मेरा वो जुनून जो है वो मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया कि मैं गिटार के लिए इतना एक्साइटेड था कि मुझे कहीं से गिटार मिल जाए। और अब यकीन माने कि यहाँ पर एक कबाड़ी बैर हुआ करता था, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था शाम को, अपनी छोटा सा था, वहाँ पर मुझे एक गिटार, कबाड़ी बैर में गिटार मिली, वो पड़ी हुई थी साइड में। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा गिटार मुझे चाहिए। उन्होंने उसका कोई 15 रुपये का रेट बताया उस टाइम, तो उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर मैंने उसे छोड़ दिया। फिर वो गिटार हफ्तों तक वहीं पड़ी रही, मैं उसको रोज़ जाके निहारता था, देखता था। किसी तरीके से मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर ये गिटार मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे वो गिटार बिना पैसे के मुझे दे दी, और ये ख़रीदने वाले भी कम होते थे। तो वहीं से मेरा ये म्यूज़िक का वो चालू हुआ, स्टार्ट हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो मुझे भगवान ने गिफ्ट किया। मतलब आज भी उन अंकल की मुझे चेहरा याद है। मैं बोला ये गिटार ले जाओ, दिस फॉर यू। तो दैट स्टार्टेड। सर, आपने बहुत सारे गढ़वाली गाने गाए हैं, तो कोई एक गढ़वाली गाने की 2 लाइन हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने अपने लिखे हुए तो मैंने कोई गाना गाया नहीं है गढ़वाली। हाँ, गढ़वाली गानों में संगीत तो बहुत सारे गानों में दिया है, लेकिन मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि जहाँ मैंने गुनगुनाने की अगर कोशिश की है तो नेगी जी के गीतों को गुनगुनाने की कोशिश करी है, जो गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तिन जरा सी माया मेरी, तिन जरा सी माया मेरी, लोके नी जानी, ढके नी जानी, सच बुदिन अनानुमा, माया नीलाणी, कभी माया नीलाणी, तिन जरा सी माया मेरी। थैंक यू। सर, आपके संगीत के सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हो, कोई ऐसा मूवमेंट जिसने आपको तोड़ा भी हो और जिसने आपको आगे बढ़ाया भी हो? जी हाँ, मुझे याद है। देखिए, बहुत अच्छा कभी एक ऐसा मोमेंट था मेरी ज़िंदगी में कि मैं एज ए म्यूजिशियन मैंने 7, 8, 9 साल प्ले किया, लीड गिटारिस्ट एंड मेंडल प्लेयर। तो मैं जब स्टेज शोज़ करता था तो जो सिंगर्स होते थे उनके एक अलग उनका एक रुतबा होता था। हम लोग म्यूजिशियन होते थे। देखिए, मैं स्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि हम लोग पीछे खड़े होकर बजाते हैं। ऐसा नहीं कि पीछे खड़े होकर बजाते थे, हम लोग बैकवर्ड हैं। म्यूजिशियन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होता है, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ जीवन में अलग करना है, मुझे भी इस स्टेप से 2 स्टेप आगे जाना है, मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, मुझे कुछ अपना संगीत बनाना है, या मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे कम से कम मुझे मतलब अलग मेरे नाम से पहचाने। ठीक है। तो उसके बाद जब मुझे ये जुनून चढ़ा मेरे सर पे, तो मैं अच्छा खासा शोज़ में गिटार प्ले करता था और बड़ी बड़ी जगह पे प्ले करता था। फिर जब मुझे लगा कि मुझे म्यूज़िक कंपोज़र या म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, इस लाइन में आना है और साउंडिंग में आना है, तो आप यकीन मानेंगी, मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट गिटार 3 साल के लिए छोड़ दिया। दैट टाइम आई वॉज अर्निंग वेरी वेल, आई वॉज अ नोन आर्टिस्ट। मैं बाहर भी जाके प्ले करता था, यहाँ भी करता था। तो जब मतलब एक ये चीज़ है मैम कि जब आपको कुछ बड़ा करना होता है, कुछ करना होता है, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं।
अगर मैं वही गिटार बजाता रहता, मैं एज ए म्यूजिशियन अगर प्ले करता रहता तो मेरा माइंड दो जगह रहता। फिर मैंने अपने गिटार को कुछ समय के लिए साइड में किया और नमन किया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं अब लाइव शो नहीं करूंगा। मैंने लाइव शो करने बिल्कुल छोड़ दिए। मैंने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्टूडियो में लगा दिया। कई लोग बोलते थे गिटार बजाने का, नहीं, मैं अब सिर्फ म्यूजिक डायरेक्शन करूंगा। तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। वो मेरे लिए बहुत दुखदाई था। वो सबसे बड़ा मोड़ था। और वो डिसीजन जो था मेरा, मुझे कई लोग बोलते थे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम इतना अच्छा प्ले करते हो, क्यों छोड़ रहे हो अपना इंस्ट्रूमेंट। मैं नहीं, एक समय आएगा मैं इंस्ट्रूमेंट को दोबारा पकड़ूंगा। फिर जब मुझे लगा सब चीज़ें हुई, फिर मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट दोबारा पकड़ा और आज भी वो मेरे साथ में है। तो दैट वाज ये सबसे बड़ा मोड़ था मेरी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद बहुत उतार चढ़ाव कभी आया। मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा। जब मैं इस उत्तराखंड इंडस्ट्री में एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम कर रहा था तो बहुत अच्छा नाम था, बहुत कुछ होता था। तो कई जगह पर मुझे ना कई चीज़ों पे मतलब लोगों का ट्रस्ट नहीं हो पाया कि ये आपकी बोली भाषा नहीं है, आप कैसे करते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो। तो कई बार मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें मतलब लगा कि मेरे को वो वैल्यू नहीं मिल रही है, वो वैल्यू नहीं मिलती। कई बार मेरे को वो वैल्यू नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। लेकिन मैं निरंतर काम करता रहा। मैंने किसी की वैल्यू को कोई वैल्यू दे या ना दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं सिर्फ अपने काम को दिन भर और दिन पर दिन और बेहतर करता रहा, तराशता रहा। तो करते करते मुझे मान सम्मान सब कुछ मिला। आज मैं आपके सामने हूँ। सर, आप इतने टाइम से उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पहले और अब में कितना फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है? हाँ मैम, बहुत फ़र्क है पहले और अब में। और मैं पहली चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मैं पहले के और अब में तुलना तो नहीं कह सकते इसको। अच्छा बुरा, पहले कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, अब अच्छी नहीं है। पहले कुछ चीज़ें ख़राब थी, आज और ख़राब नहीं है। मतलब ये एक तालमेल है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती है। जहाँ तक पहले की बात करें मैडम, तो पहले कोई भी गाना या कोई भी गीत लिखने से पहले या रिकॉर्ड करने से पहले उस पर 10 बार चयन किया जाता था। और कैसेट होती थी, ऑडियो कैसेट, जिसमें कम से कम 8 गाने रिकॉर्ड होते थे। तो कोई भी सिंगर अगर रिकॉर्ड करना चाहता था तो वो किसी कंपनी के पास जाता था, कंपनी उसको स्पॉन्सर करती थी या वो अपने आप सेल्फ स्पॉन्सर करता था। तो उसमें 8 गाने होते थे। तो 8 गानों में ये नहीं होता था कि सारे गाने एक ही जैसे हों या सारे गाने नाचने वाले हों या सारे गाने डीजे वाले हों। उसमें हर फ्लेवर के गाने होते थे। जैसे 2 गाने रोमांटिक हैं, 2 गाने उसमें, एक गाना सैड हो गया, एक गाना नेचर के लिए हो गया, या एक गाना कोई सोशल इशू पे हो गया, गर्ल चाइल्ड पे हो गया या और इश्यूज़ पे हो गया, या एक आध गाना डांस के लिए हो गया। तो वो एक पूरा कॉम्पैक्ट एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन ऑफ एल्बम हुआ करता था। तो उसमें क्या, उसमें बेनिफिट भी इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें आपको 8 गाने तो कम से कम करने और 8 गानों में आपको सारे फ्लेवर लेकर आने हैं। और सब चीज़ें लाइव रिकॉर्ड होती थी। हर म्यूजिशियन का, हर एक का अपना अपना उसमें अच्छा अपना द बेस्ट पार्ट हुआ करता था, जो आज ऐसा नहीं है। हमें याद है कि जब सिंगर कोई 8 गाने लेकर आता था तो उसमें से हमें 2 गाने अगर पसंद नहीं आते थे, हम उसे बोलते थे भाई 2 गाने और चूज़ करो। तो वो एक आध दिन वेट करके वो 2 गाने और लिखता था या लिखवाता था, क्योंकि एल्बम पूरी अच्छी जानी चाहिए। तो ये हो गया। और सेकेंडरी ये बात हो गई ऑडियो की। और दूसरा क्या है कि जैसे उसके बाद फिर VCD का ज़माना आया। ऑडियो CD और VCD जब जिसे बोलते हैं चित्रहार काइंड ऑफ। तो वही 8 गाने फिर वीडियो होने लग गया। जब वीडियो होने लगा तो कंटेंट सेम होता था ऑडियो का, वही फॉर्मेट वही होता था कि 2 गाने सैड, 2 गाने हैप्पी और इस टाइप के। जब उसमें वीडियो होता था तो वीडियो में हर चीज़ ध्यान रखा जाता था कि वो ये गाना अगर उत्तरकाशी में शूट हो रहा है तो वहाँ का ड्रेस होना चाहिए, या जौनसार में हो रहा है तो वहाँ का ड्रेस होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। कल्चर, आपका कल्चर कैसा है, कौन से ड्रेस आप कह रहे हैं, क्या नथुली है, क्या सब चीज़ों पे। फिर उसके बाद वो 8 के 8 गाने सेंसर बोर्ड पे जाते थे, फिर वो सेंसर्ड होकर आता था। सेंसर्ड होने का मतलब है कि उसमें कोई भी ऐसी अभद्रता नहीं होनी चाहिए, कोई भी वैसी चीज़, टाइटल भी बहुत साफ होना चाहिए। तो वो एक वैसा ज़माना था। अब आज में अगर हम बात करें तो देखिए, आज का जो ज़माना है, हर इंसान नेट से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया उसकी जेब में है मोबाइल के माध्यम से, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आप अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हर आदमी इंडिविजुअली उसको फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है। यूट्यूब के माध्यम से आप कुछ भी क्रिएट करके डाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छी भी आ रही हैं। वैसे मैं नहीं बोलूँगा सब ख़राब हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आ रही हैं जो एक नया रेवोल्यूशन लेकर आई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जिस पे किसी का रोक नहीं है। जहाँ रोकथाम नहीं होती है वहाँ फिर एक तरीके से बाढ़ आती है।
और बाढ़ क्या होता है, कहीं ना कहीं तो बाढ़ सफाई का काम करती है, कुछ चीज़ों को साफ करती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें तबाह भी कर देती हैं। तो ये दोनों में आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा इस माध्यम से। सर, आप अपने संगीत को कितना टाइम देते हो और कितना टाइम लगता है आपको एक सॉन्ग को बनाने में? हाँ देखिए मैम, जहाँ तक संगीत को टाइम देने की बात है तो मैं 24 घंटे में से 12, 13, 14 घंटे तो मैं दे ही पाता हूँ, लेकिन ये बहुत कम है ये टाइम म्यूज़िक को देने के लिए। म्यूज़िक को समझने में पूरी लाइफ लगती है। और जहाँ तक गाना बनाने की बात है तो वो डिपेंड करता है गाना कैसा है। गाना कभी खुद डिमांड करता है कि मुझे ये सब चाहिए, तो एक गाने को बनाने में 3-4 दिन, हफ्ता 10 दिन भी लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या जल्दी बनाना होता है तो वो गाना एक दिन भी बन जाता है। बट उस गाने को रूह देने के लिए या उसमें काम करने के लिए तो उसको थोड़ा सा पालना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि कैसा सामने वाला आपसे क्या मांग रहा है। क्योंकि अभी का टाइम जो आ चुका है कि वो सामने वाले को सुनना पड़ता है कि उसको भी जल्दी होती है, उसको भी यूट्यूब पे डालना है, चैनल पे देना है, तो हम लोग भी उस हिसाब से काम करते हैं। सर, उत्तराखंड में इतने सारे संगीतकार हैं, आप किन से इंस्पायर्ड है सबसे ज़्यादा? जी देखिए, मैंने रेडियो पे नेगी जी के कुछ गीत सुने। मैं उनकी आवाज़ से, उनके म्यूज़िक से और लेखनी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मुझे गढ़वाली समझ में ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन जो मेरे पड़ोस में जो लोग रहते थे वो दे ऑल पर गढ़वालीज़, तो मैं उनके साथ बैठ करके वो रेडियो पे गाने सुनते थे, तब वो मुझे उन गानों का मतलब बताया करते थे। तो मुझे वो गाने बहुत अच्छे लगे। फिर मतलब अगर मैं कहूँ तो मेरे जो आदर्श हैं वो नरसिंह सिंह नेगी जी हैं, गढ़धर नरसिंह सिंह नेगी जी, जिनके गाने सुन के मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ मेरा काम करने का। और फिर जब मैं यहाँ देहरादून वापस लौटा 2000 में, तो जीत सिंह नेगी जी, स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी के पास मैं गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं यहाँ देहरादून में कुछ करना चाहता हूँ संगीत के क्षेत्र में। तो उन्होंने मुझे पहाड़ के संगीत के बारे में कुछ बारीकियाँ बताई, कुछ फोक चीज़ों के बारे में बताया और मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात 2003 या 4 में, हाँ 3 के लास्ट में स्वर्गीय चंद सिंह राय जी से हुई। तो उनके साथ उनकी एक एल्बम में मैंने म्यूज़िक दिया, बल्कि इनफैक्ट 2 एल्बम्स में, कैसेट्स में। तो ड्यूरिंग दैट मोमेंट, उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और मतलब उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो देखिए, पहाड़ का संगीत अपने आप में बहुत ज़्यादा मेलोडियस है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसको समझने के लिए और सुनने के लिए दिल की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि पहाड़ के कुछ ऐसे गीत हैं नेगी जी के जो पहाड़ के पलायन पे बने हुए हैं या पहाड़ के दर्द को लेकर के बने हुए हैं या नेचर को लेकर बने हुए हैं। तो मैं अभी भी उनके गानों को, इनफैक्ट मैंने चाहे कितने भी गाने बनाए हों, कितने गानों में संगीत दिया हो, लेकिन जब कभी मुझे गाना होता है, जब मेरा मन करता है कि मैं गढ़वाली में गाऊं, तो मैं नेगी जी के गीत ही गाता हूं। और मैंने कई नेगी जी के गीतों का दोबारा से कवर किया है। उन्हें वो पहले से खूबसूरत थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से गाने की कोशिश करी है, तो लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया। तो जी, यही मैं कहना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन मेरे बहुत सारे लोग हैं, खास कर नेगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच उत्तराखंड खबर का और किशोर जी और प्रियंका जी के साथ आज बातचीत करके, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग उत्तराखंड संस्कृति के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ हमेशा चैनल्स पे इधर उधर। आप लोगों की वजह से कुछ प्रतिभाएं सामने आती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ पाते हैं जो लोगों के सामने नहीं होते हैं। मैं तो आप लोगों को से एक अपील करता हूं कि आप लोग ज़रूर मतलब मैक्सिमम लोगों को कवर करें। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी आप कवर करें, उनकी स्टोरीज़ भी आप सामने लेकर आएँ, क्योंकि दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी, क्योंकि सबके पास अपना अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस शेयर तभी हो पाएंगे जब आप स्टोरीज़ लोगों की करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी इस सूची में शामिल किया। मैं बहुत दिल से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच। तो ये आज हमारे साथ उत्तराखंड रत्न अमित वी कपूर जी थे। ऐसी और शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर। कैमरा पर्सन किशोर रावत के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट।